हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार, संघर्ष कोचिंग सेंटर डायरेक्टर संग्रामपुर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के तृतीय पाठ अलस कथा। एक बात बता दें आप लोग को कि संस्कृत का जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। तो उस प्लेलिस्ट में संस्कृत के सारे वीडियो को रखा गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत के सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो जो हम लोग 10th के संस्कृत को चालू किए हैं, इसमें 10th के 2 बुक हैं, प्रथम करके और सेकेंड बुक, इस तरह से। तो प्रथम बुक हम लोग चालू किए हैं और प्रथम बुक में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, चाहे प्ले लिस्ट में जाकर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे तृतीय पाठ अलस कथा पाठ। तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना विलंब किए अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। हम यहाँ बुक में देखेंगे, आप साइड में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। यहाँ हम बुक में देखेंगे, आप साइड में देख सकते हैं। देखिए, शुरुआत हो रही है तृतीय पाठ अलस कथा पाठ। इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है और यह कथा जो है दोस्तों व्यंग के रूप में है। तो एक बात बता दें, व्यंग होता क्या है। तो व्यंग कहने का सेंस होता है कि कहा जाता है अर्थ शब्दों में आपको दिखेगा कि कहा जा रहा है वो सीधी बातें, लेकिन उसका अर्थ जो निकलेगा वह आपका उल्टा निकलेगा। सेंस जो होगा वो अलग होगा, टारगेट कहने का अलग होगा। जैसे अगर देहात भाषा में बात करें तो घर पे अगर भोजन बनता है उसमें नमक कम हो जाती है, तो कभी घर के कोई सदस्य होते हैं, बोलते हैं थोड़ा इसमें नमक और डाल दीजिए। यानी उनके लय जो होता है वो बताता है कि सब्जी में नमक कम नहीं है, बल्कि क्या है, सब्जी में नमक ज्यादा है। तो यह भी कथा जो है व्यंग के रूप में है। इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है और इस जब कहानी को आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जो भी आलसियों के बारे में बताया जा रहा है वो तो सारी चीजें पॉजिटिव पॉइंट निकल रही है उसके बारे में, लेकिन यह व्यंग के रूप में है, आपको सेंस निकालना है वहां पे दूसरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है वह विद्यापति के कथा ग्रंथ पुरुष परिच्छेदी नाम का अंश विशेष है। तो जो अलस कथा पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परिच्छेदी नामक ग्रंथ का एक अंश विशेष है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया, आपसे कहा जाएगा कि अलस कथा पाठ जो है इसके रचयिता कौन है। तो विद्यापति, और यह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परिच्छेदी नामक ग्रंथ से अलस कथा पाठ को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्व वर्णयति दोषानां च निरालकाय शिक्षां ददाति। पुरुष परिच्छेदी नामक जो ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में है, आसान संस्कृत भाषा में है, वह कथा के रूप में है जो विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है, उसके दोष के निवारण का शिक्षा देता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से रह सकते हैं कि जो पुरुष परिच्छेदी नामक ग्रंथ है वह किस भाषा में है, तो सरल संस्कृत भाषा में है। चाहे अलस कथा पाठ में किसके गुणों का वर्णन है, तो मानव के गुणों का वर्णन है, मानव के गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है और उनके दोष को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो थे वह लोकप्रिय मैथिली कवि थे। यहाँ से भी क्वेश्चन, मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। यानी संस्कृत भाषा के निर्माण में विद्यापति के विशिष्ट और उन्होंने संस्कृत विषय में प्रभुता अपनी रखी थी। क्या रखी है। प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपेण व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी पाठ में, जो प्रस्तुत पाठ में अलस कथा जो है वह व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोष का निरूपण किया गया है, दोष का निवारण किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। यानी नीतिकार जो है वह आलस को शत्रु मानते हैं। रिपु रूपम का मतलब होता है शत्रु। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो आपका जवाब हो सकता है शत्रु। यानी आलस जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए आगे देखते हैं। आसित मिथिलायाम विदेशरो नाम मंत्री।
यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का कोई मंत्री था। ये भी पूछा जाएगा वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। चाहे मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। च स्वद्भाव दानशील कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्यक्षमी भोजनम दाप्यति। उसका जो स्वभाव था, यानी आपके मिथिला के मंत्री वीरेश्वर का जो स्वभाव था वह दानशील करुणाशील था। वह अनाथों गरीबों को उनके इच्छा अनुसार भोजन देता था। तदनु आस्या प्रणुवस्त्रे दाप्यति, और उन्हें वस्त्र भी देता था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो वीरेश्वर का स्वभाव था वह दानशील करुणाशील था, और वह गरीबों को अनाथों को उनके इच्छा अनुसार भोजन देता था और उन्हें वस्त्र भी क्या करता था, देता था। यत निर्गीतानां च सर्वेषां आलसं प्रथमो मत कश्चिन क्षमते कर्तुम जठायनापि आपि बहुना। यानी बताया गया कि आलसियों का प्रथम मत होता है कि भूखे मर जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। तो आलसी जो व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में बस यही होता है, प्रथम मत उनका होता है कि भूखे मर जाएंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ततो आलसा पुरुषाणाम त्रयष्ट लाभम श्रुत्वा बहुवस्तुदापि मृजास्त्रस्य वर्तुलीवन भवुत यत। यानी आलसी जो होते हैं वह एक जाति के लाभ को देखकर वहां स्वयं वो चले जाते हैं। यानी कौन नहीं चाहता फ्री का जो धन मिलता है उसे ग्रहण करे। यह तो कहा जाता है स्थिति सर्व सौर कार्य मूला ही सर्वेशम मपि संहते सजाति सुखम दृष्टवा केन धवंती जनत। यानी अपने जाति के सुख को देखकर उसके जाति वाले दौड़े चले जाते हैं। अर्थात कहने का सेंस है यहाँ पे कि फ्री का जो धन मिलने वाला हो वह कौन नहीं लेना चाहता, और वह सभी वहां पे पहुंच जाते हैं उस धन को ग्रहण करने के लिए। तो जाति के सुख को देखकर कौन दौड़े चले जाते हैं, सजाति चले जाते हैं, उसके जाति वाले ही वहां पहुंच जाते हैं उस धन को ग्रहण करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चात दल आलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। अब इस आलसियों के सुख को देखकर कुछ बनावटी आलसी भी उस आलसियों में शामिल होकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदनंतरम आलस्याम बहु द्रव्यम दृष्ट्वा तन्युपी के पुरुष प्रामिष्ट। अब उस आलसियों पर अधिक खर्च को देखकर नियोगी पुरुष ने परामर्श दिया। यक्ष दस्मुद्य करुणिक्य केवलभ्यम स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटे आलसानाम अपि गृहंती इत्यस्माकं प्रमाद। यानी कुछ बनावटी आलसी भी इसमें शामिल होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए। यह नियोगी पुरुष ने परामर्श दिया। जब आलसियों पे अधिक खर्च होने लगा तो परामर्श दिया गया कि क्यों ना आलसियों की परीक्षा ली जाए, क्योंकि कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि बनावटी आलसी भी इसमें शामिल होकर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। यदि भवति तद आलसा पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मा इति प्रामिश तपस्यतु आलस्याम तन्योगी पुरुष बहिनम दाप्यति निरूप्यामासु। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या की गई कि उनको रात्रि में भोजन कराया गया, और एक कुटी में, मतलब आप कह सकते हैं जो टाटी का घर होता है, उनमें उन लोगों को सुलाकर और उस घर में आग लगा दी गई। उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया, जब देखा गया कि आलसियों पर अधिक खर्च होने लगा तो नियोगी पुरुष द्वारा परामर्श दिया गया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बनावटी आलसी भी इसमें शामिल होकर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, क्यों न आलसियों की परीक्षा ली जाए। तो उनकी परीक्षा से सहमति होकर उन लोगों को रात्रि में भोजन कराई गई और एक कुटी में उनको रात्रि में सुलाकर उस कुटी में आग लगा दी गई। अब देखिए आगे। ततो गृह अग्नम प्रवृद्ध अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब उस घर में लगे प्रवृद्ध अग्नि को देखकर, यानी आग जब अधिक बढ़ा तो जो भी धूर्त थे, धूर्त मतलब होता है बनावटी, तो जो भी बनावटी आलसी थे वह वहां से भाग गए। पश्चात अलसायाम अपि पलायिता चत्वार पुरुषा श्रुत्य सुप्ता प्रसर्पमालपंती। उसके बाद कुछ और जो आलसी थे वो भी भाग गए, लेकिन 4 पुरुष सोए हुए अवस्था में रह गए। चत्वारा पुरुषा सुप्ता संति, यानी 4 पुरुष
सोए हुए रह गए और सोए हुए आपस में बात भी कर रहे हैं। देखिए क्या करें, एकेन वस्त्र वृत मुखेन उत्तम, प्रथम जो है बिना मुख से वस्त्र हटाए हुए, यानी मुख तोप कर सोया हुआ है, वह ढककर सोया हुआ है और बिना मुख से उस कपड़े को हटाए हुए बोल रहा है, अहो कथमय कुलहालम, अरे यह कैसा कुलहाल है। यानी चार पुरुष जो सोए हुए थे, उस सोए हुए अवस्था में प्रथम जो था वह बोला कि अहम कथम कुलहालम, यह कैसा कुलहाल है। द्वितीयोक्तम, दूसरा बोला यह कृते यस्मिन् गृहे अग्नि लग्नम अस्ति, शायद घर में आग लग गई है। दूसरा क्या जवाब दिया कि शायद घर में आग लग गई है। इस बातों को समझिएगा, आपसे क्वेश्चन रखा जा सकता है कि पहला क्या बोला, दूसरा क्या बोला। तो पहला कहा अहम कथमय कुलहालम, यानी ये कैसा कुलहाल है। दूसरा बोला शायद घर में आग लग गई है। तृतीयोक्तम, तीसरा बोला को अपि तथा धार्मिको नास्ति, अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह इदानी जलावृद्धम सोभी कटेवारम प्राविनोति, अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ कंबल मेरे ऊपर डाल दे। तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर भीगा हुआ कंबल लाकर डाल दे। चतुर्थ नोक्तम, चौथा बोला अये वाचाल कति वाचलानि वक्तुम शक्नु, चौथा बोला अरे वाचाल क्यों बकबक कर रहे हो, चुपचाप सोए रहो। वाचाल मतलब होता है जो अधिक बोलता है। तो चौथा जो व्यक्ति था, चौथा जो आलसी था, वह बोला कि अरे वाचाल क्यों बकबक कर रहे हो, चुपचाप सोए रहो। तो चलिए फिर इसे हम रिपीट करते हैं। जो चारों व्यक्ति थे उसमें पहला बोला अहम कथम कुलहालम अस्ति, अरे यह कैसा कुलहाल है। दूसरा बोला लगता है शायद घर में आग लग गई है। तीसरा बोला अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर भीगा कंबल क्या करे ले आकर डाल दे। चौथा बोला अरे वाचाल क्यों बकबक कर रहे हो, चुपचाप सोए हुए रहो। चलिए त्रीणि कथम न तिष्ठति, चुपचाप सोए रहो। तत् चत्वपुरुषनाम्नि तमेव प्रसर्पलाप दृष्ट्वा बहिनं च न प्रविर्द मापुपरि परित्यष्टं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वर्धनमे चत्वार प्लासा केश्वा कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृत। अब उस आग घर में बढ़ती गई। इस प्रवृद्ध अग्नि को देखकर ऐसे नियोगी पुरुष को लगा कि अरे तो चारों इसमें जलकर मर जाएंगे, चारों जल जाएंगे इसमें। तो उन लोगों को बचाने के लिए उनके चोटी को पकड़कर बाहर उस घर से निकाला गया। जो कुटी में आग लगी थी उससे चारों का केस पकड़कर। तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि चत्वारों पुरुष यानी चारों पुरुष को किसने निकाला, तो नियोगी पुरुष ने निकाला। किस तरह से, तो उनके केस को पकड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। पश्चात लोक्य तनियोगी पुरुष पठितम, और उसके पश्चात नियोगी पुरुष द्वारा पढ़ा गया पति रेवे गति स्त्रीनाम बलनाम जननी गति नालसानाम गति काश्ची लोके कारुणिक वीरा। यानी पति रक्षक होते हैं पत्नी की, यानी पत्नी की रक्षा कौन करता है, उसके पति करते हैं। बालक की रक्षा उसकी जननी करती है, लेकिन आलसियों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ करुणाशील और दानशील व्यक्ति ही करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा जा सकता है कि स्त्री की रक्षा कौन करता है, तो उसके पति, और बालक की रक्षा कौन करता है, तो उसकी जननी यानी जो जन्म देती है। और आलसियों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ करुणाशील और दानशील व्यक्ति ही कर सकते हैं। पश्चातेषु चतुर्थलेषु तयो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास, उसके बाद उस चारों को मंत्री द्वारा अधिक वस्तु दिया गया और अधिक धन दिया गया। तो देखिए इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे इसमें हर क्षेत्र से तो आलसियों के बारे में ही बताया जा रहा है। आलसियों को सुख है, जो आलसी है उन्हें भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, और लास्ट में उन्हें अधिक भोजन और वस्तु दिया गया। तो यह बैंक के रूप में कथा आपके बीच रखा गया था। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर समाप्त किए, तृतीय पाठ जो अलस कथा था उसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके बीच लेकर आते रहें। तो आप इस लेक्चर को सुनिए और एग्जाम दीजिए 21 में,
और देखिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे इस लेक्चर को सुनने के बाद आप कोई भी गेस उठाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।